Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to the channel for yet another amazing section on physics. So जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फिजिक्स का जो एक और लेक्चर लाए हैं, तो लास्टली हमने ग्रेविटेशनल फिजिक्स में, अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट दी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। आज का जो लेक्चर है उसमें हम इसी को फर्दर एक्सटेंड करेंगे और कुछ और चीजें जानेंगे इसके बारे में। तो पहला पॉइंट जो आज हम सीखेंगे वो ये है कि किस तरीके से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज कर सकते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को हासिल करने के लिए। हाँ, मेरा नाम आदिल अहमद जान है, मैं आपका एजुकेटर होने वाला हूँ हियर एट जान अकेडमी। सो लेट अस बिगिन दी फ्लो। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और ग्रेविटेशनल फिजिक्स में जो हमने पहला जो टॉपिक हमें आज पढ़ना है, या जो टॉपिक्स हमने इससे पहले कवर किए थे, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट दी हिस्टोरिसिटी या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो पहला तो ये हमने डिस्कस किया था इसमें, और फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट दी ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, और उसी ग्रेविटेशन में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। और साथ ही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने केप्लर्स लॉ भी पढ़े थे। इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने केप्लर्स लॉ पढ़े थे, केप्लर्स लॉ पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, वापस से केप्लर्स लॉ की तरफ ही आते हैं, और केप्लर का जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड्स, उसी लॉ ऑफ पीरियड को हम डिराइव डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो टॉपिक का नाम मैं लिख लेता हूं, डिडक्शन। इस तरीके से लिखेंगे, डिडक्शन, डिडक्शन ऑफ केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। किस तरीके से केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड को हम डिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके लिए हम फिर से सपोज करेंगे कि सपोज दैट वी हैव सन हियर, सो दिस इज आवर सन, और सन के इर्द गिर्द एक प्लैनेट घूम रहा है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिकल तो नहीं लग रहा है, इट इज सिंपली इस तरीके से एक प्लैनेट इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का हम जो मेजर एक्सिस है वो डाल देते हैं, और जो माइनर एक्सिस है वो भी डाल देते हैं। और ये जो मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस में आर से नोट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने ए से नोट किया था, आर से भी नोट किया था, तो इसमें सेमी मेजर एक्सिस आर है, तो ये सेमी मेजर एक्सिस भी क्या होगी, आर होगी। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम प्लैनेट की कोई पोजिशन लेंगे। मान लेता हूँ कि यहाँ पर प्लैनेट है, और ये जो सन है ये फोकस F1 पर है, और ये जो यहाँ पर दूसरा एक फोकस होगा F2, जैसा कि आपको पता ही है कि इलिप्स में दो फोकस होते हैं। तो यहाँ पर प्लैनेट है, तो प्लैनेट की पोजीशन है P1 मान रहा हूँ। तो प्लैनेट कितना दूर है, या जो रेडियस वेक्टर है इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, और ये जो सन है ये प्लैनेट को अंदर खींच रहा है फोर्स F से, या ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हम लिखेंगे बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या हम लिखेंगे बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि ये जो फोर्स है F, ये किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली इसका मास क्या है, इसका मास में कैपिटल M ले रहा हूं, और इसका मास क्या है, इसका मास में स्मॉल m ले रहा हूं, तो वो होगा G टाइम्स कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान रहा हूं कि R1 है, R1 स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन। ठीक, तो बट चूंकि ये जो प्लैनेट है ये कर्व कर रहा है, ये प्लैनेट जो है सिंस इट इज कर्विंग, और ये एक कर्व्ड ऑर्बिट पे चल रहा है, तो इस वजह से इस कर्व्ड ऑर्बिट पर चलने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा, तो ये तो हुआ फोर्स का एक्सप्रेशन। बट क्या कहेंगे कि ये जो फोर्स है, चूंकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टू द प्लैनेट फॉर गोइंग अराउंड द सन, तो इस वजह से ये जो फोर्स होगा ये किसके बराबर आएगा, m v स्क्वायर बाय R1 जो डिस्टेंस है, और ये v स्क्वायर क्या है, ये इसकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पर, इसको मैं v1 मान रहा हूं, तो v1 लिखेंगे यहाँ पर, v1 स्क्वायर। लेकिन अगर आपको याद होगा कि जो वेलोसिटी होती है v1,
वो होता है बराबर r1 टाइम्स ओमेगा, जहां पर ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और मान रहा हूं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, तो v1 इज इक्वल टू r1 टाइम्स ओमेगा। लेकिन ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा होता है बराबर कि इसने कितना एंगल ट्रेस किया और कितने टाइम में ट्रेस किया, वो होता है बराबर इसको कितना, इसने एंगल 2 पाई ट्रेस किया और टाइम t में ट्रेस किया। टाइम t क्या होता है? टाइम होता है टाइम पीरियड। तो ये जो ओमेगा है ये 2 पाई t के बराबर होता है। तो ये जो v का वैल्यू निकल रहा है v इज इक्वल टू r1 2 पाई डिवाइडेड बाय t, तो इसको इस जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय r1, और यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं तो ये आएगा r1 इंटू 2 पाई बाई t कैपिटल T होल स्क्वायर। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो f इज इक्वल टू, तो f कितना आएगा m डिवाइडेड बाय r1 मल्टीप्लाई बाय, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो ये आएगा r1 स्क्वायर इंटू 2 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सप्रेशन कैसा आएगा कि f इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो r1 है ये इस 2 के साथ कट जाएगा, तो f किसके बराबर निकला 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा m डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। तो ये हमारा f का एक्सप्रेशन आता है और इसको हम याद रखेंगे। और एक पॉइंट जो मिसिंग है यहाँ पर r1 भी है, तो r1 में यहाँ पर लिख देता हूँ, तो f इज इक्वल टू m r1 4 पाई स्क्वायर बाय t स्क्वायर, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आता है। अब हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे, तो इसको एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट नाम रखेंगे और इसको एक्सप्रेशन नंबर सेकंड नाम रखेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो हमें मिलेगा क्या, तो यहां से मुझे मिलेगा कि g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है r1 स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू इसके बराबर, तो वो कितना है 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा m r1 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा t स्क्वायर। ठीक, अब इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे, तो या मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, और मुझे यूजुअली t निकालना है लेकिन अभी के लिए आप देख लीजिए, ये जो m है ये कट रहा है, ये जो r1 स्क्वायर है इधर जाएगा तो r क्यूब बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा g कैपिटल M t स्क्वायर, तो ये t इधर चला जाएगा तो t स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, होता है बराबर 4 पाई स्क्वायर टाइम्स r1 क्यूब, और ये जो 4 पाई स्क्वायर बाय r1 क्यूब है ये होता है g कैपिटल M t स्क्वायर के बराबर। तो r1 का वैल्यू निकालेंगे, r1 क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल टू g कैपिटल M t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, तो ये r1 का वैल्यू इस तरीके से आ रहा है, which implies, तो ये जो r1 है ये कितना आएगा, क्यूब को इधर ले जाएंगे तो g कैपिटल M t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर होल रेज पावर 1/3, इसको हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाला क्या, यहाँ पर मैंने r1 निकाला, r1 का मतलब मैंने ये डिस्टेंस r1 यहाँ पर निकाली। अब जरा देखिए लॉजिक क्या है, सपोज इस पोजीशन पर जब फोकस f1 से डिस्टेंस है वो r1 है, लेकिन जो फोकस f2 से डिस्टेंस है, फोकस f2 से डिस्टेंस r2 है, तो ये मान रहा हूं कि अगर सन इधर है, प्लैनेट इधर है, तो इधर एक ऐसा ही फोकस होगा। अगर सन से इसकी डिस्टेंस r1 है तो मान लेते हैं कि दूसरे फोकस से इसकी डिस्टेंस r2 है। अब होगा क्या, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये एक जगह थोड़ी रहेगा, तो ये मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब इसका ही जो कंजुगेट पॉइंट है, कंजुगेट पॉइंट का मतलब ये है वो एक ऐसा पॉइंट ऑर्बिट पर जिस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस होगी सन से वो r2 होगी, और इसकी डिस्टेंस जो इस वाले फोकस से होगी वो r1 होगी। मतलब खाली रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है, और वो किधर होगा, सपोज ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये कहीं इधर पहुंच जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सच दैट इसकी जो डिस्टेंस सन से आ रही है वो r2 है, और इसकी जो डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से आ रही है, दूसरे वाले फोकस से आ रही है, वो है r1। दरअसल होता क्या है, ये पैरेललोग्राम ही बनता है, खाली आपको इसको लेटरली शिफ्ट करना है और नेक्स्ट पोजीशन यहां पर आपको ढूंढनी है। अब अगर ये दूसरी पोजीशन है सन की, तो ये वाली इक्वेशन तो इस पोजीशन के लिए भी वैलिड होगी, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि जो डिस्टेंस होती है प्लैनेट की फ्रॉम द सन वो होता है gmt स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर रेज़ पावर 1/3। तो यहां पर पहले सन इधर था, मतलब प्लैनेट इधर था, तो इस वजह से ये इक्वेशन वैलिड है। अब प्लैनेट इधर है तो फिर से ये इक्वेशन वैलिड है, लेकिन अब वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा सिमिलरली at its conjugate position, at its conjugate position, जो R2 होगा, जो R2 है वो कितना है, R2 होगा यही G कैपिटल M T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर रेज़ पावर 1/3, that is going to be the conjugate point of R2.
So let me call this equation number 4 and let me call this equation number 3. अब करना क्या है, अब आपको इलिप्स की एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इलिप्स एक ऐसा कॉनिक सेक्शन होता है जिस पर अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो, उस पॉइंट की जो डिस्टेंसेस होती है दो फोकस से, अगर उनको सम करेंगे वो मेजर एक्सिस के बराबर होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इलिप्स एक ऐसी कर्व होती है जिस कर्व पर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट लिया, तो तब अगर मैं दो फोकस से जो डिस्टेंस आ रही है, जैसे कि r1 है, उसको ऐड करूंगा r1 प्लस r2, तो उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होती है। तो यही चीज यहां पर नोट डाउन करना है। तो इन दो एक्सप्रेशंस को हम नोट डाउन करेंगे और फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, लेट मी इरेज दिस एक्सप्रेशन। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, we may write, हम लिख क्या सकते हैं, मैं ये लिखूंगा कि जो r1 प्लस r2 है वो होता है बराबर 2 टाइम्स कैपिटल R, जहां पर कैपिटल R तो सेमी मेजर एक्सिस है और ये डेफिनेशन है इसकी r1 r2। लेकिन r1 हमें कितना मिला, अगर पीछे देखोगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3, r1 हमारे पास है g कैपिटल M t स्क्वायर रेज पावर 4 पाई स्क्वायर होल रेज पावर 1/3। उसी तरीके से r2 भी उतना ही है, g capital M t square by 4 pi square raised power 1/3, which is going to be equal to 2 times r। अब इनको ऐड कर देते हैं। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो है 2 टाइम्स g capital M t square divided by 4 pi square raised power 1/3 is equal to 2r। तो ये 2 कट जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, gm t स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू r, और यहाँ पर क्यूब है तो इस क्यूब को उधर शिफ्ट करेंगे, तो g कैपिटल M t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब। इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है r क्यूब। अब t का वैल्यू ढूंढ लेते हैं, तो t स्क्वायर किसके बराबर आ गया, t स्क्वायर आ रहा है 4 पाई स्क्वायर बाई gm टाइम्स r क्यूब। अगर आपको याद होगा तो ये एक्सप्रेशन तो हमने देखा है, हमने पहले ही इस एक्सप्रेशन को देखा है व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कैपिटल्स ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लेकिन अब हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया फ्रॉम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो आई होप आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो ये तो था कैपिटल्स ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द डेरिवेशन एंड रिडक्शन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ प्लैनेटरी मोशन फ्रॉम द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम जो है अब हम ग्रेविटी की तरफ बढ़ते हैं और ग्रेविटी को थोड़ा स्टडी करते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फिजिक्स है, ग्रेविटेशनल फिजिक्स को हम अंडर 2 हेड्स पढ़ सकते हैं। एक हेड होता है इसको एज ग्रेविटी, ग्रेविटेशन की तरीके से पढ़ना। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। वहां पर हमने बॉडीज को स्पेसिफाई नहीं किया होता है, तो ये कोई भी दो बॉडीज हो सकती है, इट कैन बी एनी 2 ऑब्जेक्ट्स, एनी 2 ऑब्जेक्ट्स। इसमें ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, जैसे कि इफ दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और सिंपली वी कॉल इट ग्रेविटेशन। और दूसरी जो इसकी हेडिंग होती है, या दूसरा जो इसका हेड है जिसके अंदर इसको पढ़ा जा सकता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स, एक ग्रेविटी में हम एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करते हैं। इसमें डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट कोई सेलेस्टियल बॉडी होनी चाहिए, जैसे सन है या अर्थ है या कोई प्लैनेट है। यूजुअली हम करते क्या है, जो एक बॉडी स्पेसिफाई करते हैं वो अर्थ रखते हैं। तो ग्रेविटी क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, अर्थ और किसी भी दूसरी बॉडी के बीच में, अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। ये तो हुआ इन पर्टिकुलर। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो अर्थ की बजाय में कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रख सकता हूं, कहते हैं मून की ग्रेविटी, सन की ग्रेविटी, तो ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर हम यूजुअली अर्थ को ही लेते हैं, बिकॉज वी आर स्टडीइंग थिंग्स विद रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, सो दैट इज व्हाई, बिकॉज वी लिव ऑन अर्थ, सो दैट इज व्हाई वी वांट टू नो मोर अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ एक्सर्ट करती है किसी भी और बॉडी पे। तो ये पार्ट तो हमने इन जनरल वाला डिस्कस किया था। अब हम ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी क्या है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से दिया जाता है। तो
आई होप आपको ग्रेविटी समझ में आया होगा। तो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट a bit about gravity. तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? सपोज आई हैव अर्थ हियर, तो इसका सेंटर है और यहां पर कोई भी बॉडी है और ये इसका सेंटर है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये जो लाइन है, तो अर्थ क्या कर रही होगी? अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है तो अर्थ मूव नहीं करेगी, ये बॉडी ही इसकी तरफ आ जाएगी। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज गोइंग टू बी अर्थ, और ये कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ग्रेविटी है, ये दरअसल ग्रेविटेशन का ही स्पेशल केस होता है, लेकिन जिसमें हमने एक बॉडी को स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट किया होता है टू अ प्लैनेट और टू एनी सेलेस्टियल बॉडी, इन पर्टिकुलर अर्थ। तो अभी क्या होगा? अब चूंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये तो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और हमें पता है कि एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन तो g है, और इस बॉडी का मास अगर m है, तो मैं सीधे कहूंगा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मतलब वो फोर्स जिससे अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वो तो होगा बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू mg। तो सिंपली हम कहेंगे कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको मैं F सब g कहता हूं, तो वो होगा बराबर mg के बराबर, मास ऑफ द बॉडी टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ग्रेविटी क्या होता है, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, चलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं। ग्रेविटी होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और मैथमेटिकली इसको कैसे दिया जाता है? मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय F किसके बराबर है? Fg इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहां पर जो g है, इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू लिया जाता है वो होता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द ग्रेविटी। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन, जो कि मैंने अभी कहा कि ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ द ग्रेविटेशन, तो हम वो तो यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करूंगा इधर, तो ये तो होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं स्मॉल r मान रहा हूं। और इस स्मॉल r में क्या क्या है? इस स्मॉल r में पहले ही अर्थ का रेडियस है, जिसको हम कैपिटल R से नोट करते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट की हाइट है कि कितना ऊपर है जमीन से, जिसको हम h से नोट करते हैं। तो अगर मैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पर अप्लाई करूंगा, तो मैं ये लिख सकता हूं, बाय न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैं लिख क्या सकता हूं? मैं कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखूंगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो बॉडीज के बीच में, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही तो एक्सप्रेशन है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आ रहा है और इक्वेशन नंबर सेकंड न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से आ रहा है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें पता क्या चलेगा? हमें G का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम G को भी डिड्यूस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इससे हमें की डिटेल का पता चलेगा। चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूं। कीप दिस पिक्चर इन माइंड। तो मैं कंपेयर यहां पर मैं लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि जो mg है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो ये आएगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये स्मॉल m गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना निकला? g इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर आपको फिगर ध्यान में है तो मैंने फिगर कुछ इस तरीके से बनाई। अर्थ यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने r रखी थी, रेडियस मैंने r रखा था, हाइट मैंने h रखी थी। तो ये जो रेडियस r है, ये जो r है, ये कैपिटल R प्लस h। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो g का वैल्यू क्या है? gm बाई r प्लस h। लेकिन यहाँ पर तो एक गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यूजुअली हमें पता क्या है? यूजुअली हमें पता है कि g का वैल्यू क्या है? 9.8। लेकिन यहाँ पर तो g का वैल्यू चेंज हो रहा है हाइट के साथ। एक हाइट पे एक वैल्यू, दूसरे हाइट पे दूसरा वैल्यू। हो क्या रहा है?
तो दरअसल जब हम g का वैल्यू 9.8 कहते हैं उस वक्त हमें ये कहना है कि एट द सी लेवल नियर द सरफेस, मतलब g का वैल्यू 9.8 होता है सरफेस के नजदीक। अगर हम ऊपर ऊपर जाएंगे g का वैल्यू चेंज हो रहा है। You have to keep that thing in mind. Whenever I'm referring the value of g to be 9.8, so I have to say that this is the surface value of the g, or at the points which are near the surface. Near the surface का मतलब ये होता है कि जो h का वैल्यू है वो r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है चूंकि r का वैल्यू बहुत ज्यादा है, टू बी प्रिसाइज इट इज 6400 किलोमीटर, और अगर h का वैल्यू 100 मीटर भी है तो भी ये नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू द r। तो हम ये जो h है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। We can neglect the value of h. Now, since r is much greater than h, then ये जो r plus h है तो ये approximately r के बराबर होगा। So therefore, जो acceleration due to gravity है वो आएगा g capital M divided by r square, और ये जो इसका वैल्यू है सरफेस लेवल वैल्यू है, और यही वैल्यू जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपको कभी कैलकुलेशन करनी होगी कहीं पर जी एम बाई आर स्क्वायर आता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आप सीधे यही वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो ये तो हो गया थोड़ा अबाउट द ग्रेविटी की ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन किस तरीके से दिया जाता है, और किस तरीके से हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू हम ढूंढते हैं। लेकिन यहां से हमें की पॉइंट पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये दरअसल कांस्टेंट नहीं है, ये हाइट के साथ चेंज होगा। तो इस वजह से जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है हम ये देखेंगे कि वेरिएशन कैसे हो रही है। अगर ये चेंज हो रहा है हाइट के साथ तो किस तरीके से हो रहा है, क्या खाली हाइट ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसको चेंज कर रहा है कि कोई और पैरामीटर्स है या कोई और वेरिएशन इसमें हम ला सकते हैं बाय चेंजिंग सम अदर पैरामीटर्स। तो आई होप आपने ये नोट डाउन किया होगा। सो लेट अस जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो सीक्वेंशियली इससे हमें मिल रहा है इन द ग्रेविटी इटसेल्फ। और यहां पर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं फॉल करूंगा तो इसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है अंडर फ्री फॉल, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी अलो। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और इसका जो वैल्यू है 9.8 नियर द सरफेस, और इसका एक्सप्रेशन हमने अभी देखा कि g is equal to small g is equal to capital M divided by capital R square, where capital G is the universal gravitational constant, capital M is the mass of the earth or mass of the celestial body, and R is the radius of the earth and radius of the celestial body which is under consideration, and in the present circumstances जो हमारे पास celestial body है वो तो अर्थ ही है। तो अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन। Acceleration due to gravity. तो वेरिएशन का मतलब होता है कि किस तरीके से चेंज आ रही है। अब कौन कौन सा पैरामीटर है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज करता है। एक तो आपने अभी देखा, one parameter is something that you have seen। जैसा कि मैं कह रहा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वेरियस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, उनमें से हमने पहला पैरामीटर देखा था कि हाइट होता है। दूसरा पैरामीटर जो जिस पर डिपेंड करता है वो डेप्थ है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है। इफ इट इज लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ सो देन इस अर्थ के अंदर है तो डेप्थ आ जाएगी। शेप होती है कि अर्थ की शेप कैसी है, और एज वेल एज कि अर्थ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये किस जगह पर सिचुएटेड है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दीज आर द यूजुअल 4 पैरामीटर्स ऑन व्हिच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू डिपेंड। तो इसमें से हम पहला पैरामीटर देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। सो इसमें से हम पहला पैरामीटर देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। तो इस तरीके से मैं लिखूंगा वेरिएशन ऑफ acceleration due to gravity with height. So this is going to be something that we will discuss. फिर से इसके लिए मैं क्या सपोज करूंगा, सपोज दैट वी हैव अर्थ।
तो ऑब्जेक्ट किधर है? दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ सी एंड द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड सपोज हियर, एग्जैजरेट कर रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और अर्थ का मास जैसा कि आपको पता है कैपिटल M के बराबर है, और ये जो है ये हाइट h है, और ये जो है ये अर्थ का रेडियस है r, और ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है ये स्मॉल r के बराबर है। ऑब्वियसली जो स्मॉल r है वो कैपिटल R प्लस h। तो अगर हम प्रीवियस रिकॉल करें तो मैं इस तरीके से लिखूंगा क्लियरली वी नो। तो हमें क्या पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब मैं इसको डैश से लिखूंगा, डैश का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h, तो ये किसके बराबर है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जो ये पूरी डिस्टेंस है जैसा कि पीछे किया था, g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस h, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देख रहा हूं, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h। तो इस वजह से यहां पर मैं h को नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, तो मैं करूंगा क्या, यहां से मैं r को कॉमन निकालूंगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है आई विल गेट द r कॉमन, तो ये आएगा g प्राइम इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय, यहां से r कॉमन आ गया, तो यहां पर बचा 1 प्लस h बाय r, और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो स्क्वायर को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो g प्राइम इज गोइंग टू बी इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1 प्लस h बाय r होल स्क्वायर। इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। तो इस g को मैं ऊपर लिख लेता हूं, चलिए आई होप यू हैव नोट डाउन दिस। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं, तो g प्राइम किसके बराबर आएगा? g प्राइम इज गोइंग टू बी इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस h by r रेज पावर माइनस 2। तो ये जो gm by r स्क्वायर है, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर है। तो इसी को सब्स्टिट्यूट इसमें कर लेते हैं, तो क्या होगा, जो g प्राइम है वो आएगा g टाइम्स 1 प्लस h by r रेज पावर माइनस 2। तो ये आपका एक्सप्रेशन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का विद हाइट। लेकिन फिर भी अगर मैं कितना भी ऊपर जाऊं तो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में वो फिर भी बहुत छोटा होगा, तो यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन फिर से यूज करेंगे, लेकिन वो वाली अप्रोक्सीमेशन नहीं कि मैं h को नेग्लेक्ट ही करूंगा, मैं h के हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करूंगा। तो अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करूं बाय यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जो क्या है, विच इज जो कुछ इस तरीके से है कि 1 प्लस एक्स रेज पावर n होता है बराबर 1 प्लस एन एक्स, प्रोवाइडेड x बहुत छोटा है a के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर h r के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो h बाई r 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करके g डैश किसके बराबर मिल रहा है, g टाइम्स 1 माइनस, क्योंकि वहां पर माइनस 2 है, तो ये माइनस 2h बाई r के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का विद हाइट, जहां पर h का वैल्यू r के मुकाबले में कंपैरेबली कम होगा। सपोज कभी आपको ये दिया गया है कि h हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस है, तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे तो आपको एरोनियस रिजल्ट मिलेगा, आपको यही वाला रिजल्ट उसमें यूज करना है। लेकिन अगर h कहा गया है कि 1% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ और समथिंग एल्स, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशन एज वेल। तो ये तो थी वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ विद ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द हाइट। परसेंटेज वेरिएशन भी देख लेते हैं, या चेंज कितनी इसमें आई है। हम यूजुअली ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, चेंज निकालेंगे। चेंज किसके बराबर होता है, डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। अभी केवल मैं खाली मॉडुलस ले रहा हूं, आएगा तो नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है, वो आपको ध्यान में रखना है कि कम हो रही है, तो फिर आपको यहां पर पॉजिटिव चेंज ही वैल्यूएट करनी है। तो जी माइनस जी डैश आएगा, तो जी तो हमें पता है 9.8 है, तो ये ऐसे रखेंगे, लेकिन जो जी डैश है वो यहाँ पर जो दिया गया है या जो हम यहाँ पर ढूंढा है वही हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जी माइनस जी टाइम्स 1 माइनस h 2h बाय r, मल्टीप्लाई कीजिए, तो डेल्टा जी का वैल्यू कितना आएगा, g माइनस जी प्लस 2gh बाय r। तो चेंज कितनी आ रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, डेल्टा जी इज इक्वल टू 2gh डिवाइड बाय r। अगर मैं इस g को डिवाइड में ले जाऊं तो फ्रैक्शनल चेंज में लिखूंगा डेल्टा जी बाई जी,
वो कितना आ रहा है 2h/r। तो ये आपकी फ्रैक्शनल चेंज आती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फ्रैक्शनल चेंज आती है वो 2h/r के बराबर है। इसको नोट डाउन आप कीजिए, क्योंकि इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे in the upcoming lectures on the gravitation as well as on the gravity. But first, let us complete the theoretical part of it. Then we'll do the questions on it as well. तो ये तो था with height। अब हम देखेंगे तो with height क्या है, इसको मैं साइड में नोट डाउन कर लेता हूँ। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर वेरिएशन with height, यहाँ पर मैं इसको नोट डाउन करूंगा कि हाइट के साथ कितनी वेरिएशन आ गई। तो दो एक्सप्रेशंस मेरे पास है, एक तो है g डैश, या आप लिख सकते हो कि g h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, बट यूजुअली h हम नहीं लिखते हैं, डैश लिखते हैं फॉर द कन्वीनियंस। तो y का g टाइम्स 1 प्लस h/r रेज़ पावर -2 जनरल रिजल्ट है। इसको पर्टिकुलराइज अगर हम करेंगे अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, g डैश इज इक्वल टू 1 - 2h/r, इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। इसको आप नोट डाउन करके रखिए। अब जो दूसरा है डेप्थ। हम देखेंगे कि वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। डेप्थ का केस थोड़ा डिफरेंट है। अब किस तरीके से डिफरेंट है वो चीज एनालाइज कीजिए। इसमें एक रिजल्ट आपको पहले पढ़ना होगा बिफोर गोइंग टू द डेप्थ। वो चूंकि आपके सिलेबस में सच नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। वो क्या है कि अगर मेरे पास कोई शल है, आई होप आपको शल समझ में आ रहा है। शल का मतलब कि जिसका जो मास है वो खाली बाउंड्री पे है, ना ही अंदर कुछ मास है ना ही बाहर कुछ मास है, खाली बाउंड्री पे मास है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट अंदर लूंगा, सपोज किसी भी जगह मैंने पॉइंट लिया, मान लेते हैं कोई बोलेगा इधर, सपोज यहां पर मैंने पॉइंट लिया, तो अब करना क्या है आपको, अब इस पॉइंट के थ्रू आपको दो डायगोनल सिलेक्ट करने हैं। मान लेते हैं, पहले अंडरस्टैंड कीजिए, सपोज आई एम, ये कोई डायगोनल है, नॉट डायगोनल एक्चुअली कॉर्ड टू बी प्रिसाइज। तो ये कॉर्ड है जो आपने इसी पॉइंट के थ्रू क्रॉस करवाया। तो इस कॉर्ड का मैंने नाम रखा से ए बी, मैंने इसका नाम रखा। उसी तरीके से एक दूसरा कॉर्ड इसमें से पास करवाइए, लेकिन वो इस कॉर्ड को टू सम एक्सटेंट सिमेट्रिकल होना चाहिए। या तो इस तरीके से सिमेट्रिकल इन द सेंस कि जो आर्क है, इस साइड से जो आर्क बनेगी, मतलब जितनी आर्क, ये जो कॉर्ड है, जितनी आर्क उसने इस साइड से काटी है और जितनी आर्क उसने उस साइड से काटी है, दूसरा जो कॉर्ड है वो भी आर्क लेंथ इतनी ही काटना चाहिए। इसने जो आर्क लेंथ काटी है, ए टू बी काटी है आर्क लेंथ। तो जो दूसरा कॉर्ड है, सपोज उसकी लेंथ एल है एक साइड से, जो माइनर आर्क है, तो दूसरा कॉर्ड में इस तरीके से लूंगा। सपोज द कॉर्ड इज गोइंग लाइक, तब इसी का कंजुगेट पॉइंट में इधर लूंगा यहां पर, और इसी का कंजुगेट पॉइंट यहां पर एक और लूंगा। तो अब इसी के थ्रू में एक और कॉर्ड पास करूंगा। तो ये कॉर्ड क्या है, ये है सी और डी वाला कॉर्ड। अब करना क्या है, ये जो लेंथ थी ना ए बी, और ये जो लेंथ है डी सी, ये इक्वल लेंथ है। मतलब कॉर्ड आपको ऐसे बनाने हैं। अब ऐसे क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है लेंथ का ए टू सी, ये वाला पोर्शन जो लेंथ का ए टू सी, और ये वाला पोर्शन जो लेंथ का है बी टू डी, ये दोनों इक्वल है, मास भी इक्वल है। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन की वजह से यहां पर देखूंगा कि फोर्स कितना है, और इस वाले पोर्शन की वजह से यहां पर देखूंगा फोर्स कितना है, वो सपोज ऐसे आएगा और यहां पर ऐसे आ जाएगा फॉर टाइम भी। तो कुछ रिजल्टेंट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ओवरऑल फोर्स क्या आ रहा है, जो इतना पार्ट है, यहां से इस पॉइंट तक जो पार्ट है, वो सारा रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है इन शॉर्ट। लेकिन जो ये छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की जो मेजर आर्क है, नेट फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है, और जो ये सी टू बी है, बी टू सी वाली जो माइनर आर्क है, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं। डायरेक्शन का मसला तो हमें पता चल गया कि डाउनवर्ड अपवर्ड है। अब दूसरा पॉइंट वो ये है कि इस पर क्या है, इस पर मास ज्यादा है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये ज्यादातर मास से दूर है। ये जो पॉइंट है जहां पर हमें फोर्स निकालना है, इस पर, इस पूरे लेंथ पर तो मास ज्यादा है, क्योंकि ये लेंथ ज्यादा है, लेकिन मास की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है इस पॉइंट से, वो इन वाले पॉइंट्स के मुकाबले में ज्यादा है। अब होता क्या है, ये मास ज्यादा होना
और डिस्टेंस भी ज्यादा होना, और यहां पर मास कम होना, डिस्टेंस भी कम होना, इस तरीके से प्ले आउट होता है कि जो रेशो आता है वो सेम आता है। रेशो किसका? अगर मैं इस वाले लेंथ का मास लूंगा एम बी सी, ये वाली लेंथ जो है एम बी सी, अगर मैं इसका मास लूंगा और एवरेज डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से उसका स्क्वायर लूंगा बी सी, और अगर मैं इसका मास लूंगा तो उसको मैं कैपिटल से नोट कर रहा हूं एम बी सी, और उनका एवरेज रेडियस लूंगा उसको मैं कैपिटल से लिख रहा हूं बी सी स्क्वायर, ये दोनों रेशियोज इक्वल होते हैं। अब रेशियोज इक्वल होने से क्या होगा, जितना फोर्स ये वाला पोर्शन इस पर एक्सर्ट कर रहा है उतना ही फोर्स ये सारा पोर्शन इस पर एक्सर्ट कर रहा है। तो इस शल के अंदर जो कोई भी पॉइंट होगा उस पर नेट फोर्स 0 के बराबर होता है। तो यही रिजल्ट है कि अगर आपके पास एक मास की शल है, उस पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोकेट करोगे, उस पॉइंट पर जो शल की वजह से फोर्स होता है वो 0 के बराबर होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, और यही डेप्थ वाले केस में यूज हो रहा है। अब किस तरीके से यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं शल थ्योरम, जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है। अर्थ है, अब करना क्या है, अब ऑब्जेक्ट ऊपर में, ये नीचे है कहीं पर, ये तो सेंटर है। ऑब्जेक्ट सपोज यहां पर है, ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है, डेप्थ ऑब्जेक्ट की डी है, तो हम इसमें से एक इमेजिनरी स्फीयर पास करवाएंगे इस तरीके से। इमेजिनरी स्फीयर मैंने इसमें से पास किया। अब हो क्या रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो बाहर वाला स्फीयर है, ये वाला पार्ट है स्फीयर का, उसके लिए ये पॉइंट शल के अंदर, जैसे मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये शल है और ये शल के अंदर है। तो अगर हम अभी वाला लॉजिक लगाएंगे तो जो फोर्स इस पॉइंट पर होगा, जो फोर्स इस पॉइंट पर होगा इस वाले मास की वजह से जो इस शल में है, वो 0 होगा। तो इस पर जो फोर्स पड़ रहा है वो खाली इस वाले रीजन से आ रहा है। तो सपोज इसका जो मास है एम डैश, हमें ये एम डैश निकालना है। तो अब हो क्या रहा है, तो अगर आप अंदर जाओगे अर्थ के, अगर हम अंदर जाएंगे तो डिस्टेंस तो रेडियस तो मतलब सेंटर के नजदीक तो हम आ रहे हैं, हमें लगना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रहा है, लेकिन हम अंदर जाते ही ये जो शल इफेक्ट है ये भी अपना रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि जो इफेक्टिव मास है वही डिक्रीज हो रहा है। इन पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए, तो मैं क्या बोलूंगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पर, सपोज ये आर है, स्मॉल आर है, क्लियरली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश या जी डी लिख लीजिए, वो किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वही एक्सप्रेशन। लेकिन यहां पर मैंने एम डैश क्यों लिखा, एम डैश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इफेक्टिव मास कम हो रहा है। तो ये जो आर है ये तो कैपिटल आर है पूरा रेडियस ऑफ अर्थ, और ये तो इसकी डेप्थ है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो स्मॉल आर है ये होता है आर माइनस डी। डाल देते हैं वैल्यू को, तो जी डैश किसके बराबर आ गया, जी कैपिटल एम डैश डिवाइड बाय आर माइनस डी स्क्वायर। इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम याद रखेंगे या इसको हम ध्यान में रखेंगे, और इससे हम m का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर एक और एजम्पशन करेंगे कि जो अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है और डेंसिटी रूट के बराबर है, ये मैं एजम्पशन कर रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा और इस चीज को भी ध्यान में रखिए। चलिए मैं यही पर लिख लेता हूं इसको। तो चूंकि अर्थ की डेंसिटी एक जैसी है, तो जो मास है m डैश वो होगा बराबर अर्थ की डेंसिटी कितनी है, और वॉल्यूम v डैश कितना है, अंदर वाला वॉल्यूम, और हमें ये पता है कि जो अंदर वाला वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये तो एक है। दूसरा जो टोटल मास है अर्थ का वो तो होगा रूह टाइम्स जो टोटल वॉल्यूम है अर्थ का, तो रूह तो अपनी जगह है, टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब इन दो का रेशो निकालेंगे, तो m डैश बाई m कितना होगा, यहां पर रोह रोह कट जाएगा, 1/4/3 4/3 पाई कट गया, पाई पाई कट गया, तो यहां पर क्या आ गया आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। तो इसको अगर मैं कॉमन लूंगा तो यह आएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होल क्यूब। इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है, या इसको मैं फॉर टाइमिंग ऐसे लिख लेता हूं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो आर क्यूब है ये आएगा कैपिटल आर माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो एम प्राइम का वैल्यू कितना निकला, तो एम डैश का वैल्यू निकला आर माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, जहां पर इसका ओरिजिनल मास है। इसी वैल्यू को यहां पर डाल दीजिए, तो जी प्राइम कितना आएगा, जी तो कैपिटल जी तो अपना ही है, और डिवाइडेड बाय आर माइनस डी होल स्क्वायर तो इधर ही है। अब ये वैल्यू डाल दीजिए,
तो ये आएगा r माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब टाइम्स कैपिटल है। इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इसको मैं चलिए यहां पर लिख लेता हूं। तो यहाँ पर ये और ये 3 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर r माइनस डी होल स्क्वायर, यहाँ पर r माइनस डी होल क्यूब है, तो 3 में से 2 कट गए, तो रहेगा क्या g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स यहाँ पर आएगा r माइनस डी और यहाँ पर आएगा m और यहाँ पर आएगा r क्यूब। इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो ये जो g प्राइम है ये होगा बराबर g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस r स्क्वायर को इधर लिखा और जो दूसरा r है r माइनस डी, इसको मैंने दूसरे r को इधर लिखा क्योंकि r इंटू r r क्यूब होता है, तो वो r मैंने इधर लिखा, r माइनस डी उधर लिख दिया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ रहा है विद द डेप्थ, तो gm बाय r स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस d बाय r। इस तरीके से इस r को दोनों के नीचे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर अगर मैं gm by r स्क्वायर कितना होता है, ये तो होता है वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये हमारा वैल्यू आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसको भी याद रखेंगे, वेरिएशन विद हाइट कैसे आती है। तो हाइट के साथ किस तरीके से वैरी करता है, g प्राइम होता है बराबर g डेप्थ के साथ सॉरी d by r, और ये एग्जैक्ट रिलेशन है। तो ये तो हो गया व्हाट इज द वेरिएशन। अब हम देखेंगे कि चेंज कितनी आ रही है। ऑल्सो जो चेंज है डेल्टा जी होता है बराबर g माइनस जी प्राइम। वैल्यू डाल देते हैं, g तो g है, यहाँ पर है माइनस g 1 माइनस डी बाई आर। g को कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे, g माइनस जी प्लस जी डी बाई आर। तो ये जी डी बाई आर के बराबर है। तो चेंज किसके बराबर आ रहा है, चलिए लेट मी राइट इट हियर। जो डेल्टा जी है ये आ रहा है जी डी बाई आर। अगर मैं डेल्टा जी को डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शनल चेंज आपको याद रखनी है। जो फ्रैक्शनल चेंज आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में विद डेप्थ वो होता है डी बाई आर के। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिक्रीज ही हो रहा है विद डेप्थ। ये तो थे दो चीजें जो हमने डिस्कस की कि किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी कर रहा है विद height as well as with depth। इन फॉर्मूलाज को आप याद रखोगे क्योंकि these formulas very helpful in solving the problems। So आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो आज हमने लेक्चर पढ़ा है आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है and you have learned something from this particular lecture। So if that is the case then please like, share and subscribe and yeah, that is all for today। Thank you and take care।